सभी बच्चों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान में। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग मुग़ल बादशाहों के बारे में बात करेंगे कि भारत में जो मुग़ल बादशाह आए, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल सल्तनत की स्थापना हुई, उस मुग़ल बादशाहों में कौन कौन से बादशाह जो थे वो महत्वपूर्ण थे और किन बादशाहों को आज भी इतिहास में याद किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो बेटा ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ये किसकी है? ये बाबर की है। ठीक है, बाबर जो है ये वो व्यक्ति था जिसने भारत में मुग़ल सल्तनत की या मुग़ल बादशाह या मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये पहला मुग़ल बादशाह था। अगर हम बाबर की बात करते हैं तो इसने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी साल 1526 में। ठीक है, जिसमें इसने इब्राहिम लोदी को हराया था, जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था। ठीक है, तो जब इसने इब्राहिम लोदी को हराया और पानीपत की लड़ाई इसने जीती, उसके बाद इसने मुग़ल सल्तनत की या मुग़ल साम्राज्य की बोल सकते हैं स्थापना की। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1526 से लेकर 1530 तक का है। ठीक है, 1530 में इसकी क्या हो जाती है? 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो पानीपत की लड़ाई के अलावा भी बाबर ने बहुत सारी जो है अपने टाइम पीरियड में लड़ाइयाँ लड़ी। मतलब कह सकते हैं कि 1526 से लेकर 1530 तक बाबर ने कुल 4 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसकी वजह से बाबर की तबीयत ख़राब हो गई। लगातार युद्ध करने से इसकी तबीयत बिगड़ गई, इसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। तो जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो बाबर के बाद इसका जो बेटा है हुमायूं, ये गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो हुमायूं को अगर हम देखते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1530 से 1540 तक का है। ठीक है, तो 1540 के बाद हम कह सकते हैं कि भाई ये 1540 तक था, लेकिन 1540 में शेर शाह सूरी जो है हुमायूं को हरा देता है। एक लड़ाई होती है कन्नौज का युद्ध 1540 में, जिसमें कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध इसको याद किया जाता है। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध बोला जाता है, जो साल 1540 में हुआ था। ठीक है, तो साल 1540 में जो युद्ध होता है बिलग्राम का, कन्नौज का युद्ध, उस युद्ध में शेर शाह सूरी हुमायूं को हराकर भारत से बाहर निकाल देता है। 1540 से पहले भी 1539 में चौसा की लड़ाई होती है, जिसमें शेर शाह सूरी हुमायूं को हराता है। लेकिन साल 1540 में जब शेर शाह सूरी हुमायूं को हरा देता है तो हुमायूं को मजबूरन भारत छोड़कर ईरान भागना पड़ता है और 15 साल तक ये ईरान में ही रहता है, भटकता रहता है। ठीक है, लेकिन साल 1555 में हुमायूं को फिर से मौका मिलता है भारत की गद्दी पर कब्जा करने का और साल 1555 में हुमायूं भारत पर फिर से आक्रमण करता है और भारत की गद्दी को कब्जा लेता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम कह सकते हैं कि एक साल बाद ही, यानी साल 1556 में हुमायूं की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। हुमायूं को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो हुमायूं की एक लाइब्रेरी बनी हुई थी, उस लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की साल 1556 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो अकबर जो था ये मात्र 14 साल का था, 13-14 साल का था, एक बालक ही था ये, और ये पंजाब में होता है। पंजाब के कालानौर में इसका राज्याभिषेक होता है। तो बैरम खान जो इसका संरक्षक होता है वो मात्र 13-14 साल की उम्र में ही हुमायूं के मरने के बाद इसका ईंटों से एक सिंहासन बनाता है और इसको बादशाह घोषित करता है। तो अकबर जो है ये बादशाह बनता है साल 1556 में। ठीक है, साल 1556 में ये बादशाह बनता है। साल 1556 से लेकर 1605 तक जो है ये हिंदुस्तान का बादशाह रहता है। और अकबर को इसलिए याद भी किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी उदारवादी बादशाह था। ठीक है, किसी तरह का कोई धर्म में भेदभाव नहीं रखता था और एक सुलह कुल की नीति या इबादत खाना, ठीक है, इस तरीके से और इन चीज़ों की इसने जो है स्थापना की थी। इबादत खाना अकबर का काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि वहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोगों से ये बातचीत किया करता था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अकबर ने जो है एक नया धर्म बनाया जिसका नाम था दीन ए इलाही धर्म। उस धर्म में अकबर की काफ़ी रुचि थी, जिसमें सभी धर्मों की कुछ ना कुछ बातें इसने शामिल की थी। तो अकबर जो था ये काफ़ी उदारवादी था, लेकिन इसने कुछ लड़ाइयाँ भी लड़ी थी, जैसे कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर ने लड़ा। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने लड़ा। तो अकबर के समय में मुग़ल सल्तनत का काफ़ी विस्तार हुआ, मुग़ल साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। ठीक है, परंतु ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि ये काफ़ी उदारवादी राजा था। परंतु 1605 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो इसकी मृत्यु के बाद जो अगला बादशाह बनता है वो बनता है अकबर का बेटा जहांगीर। ठीक है, ये जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर को जो है काफ़ी मन्नतों के बाद अकबर ने पाया था। तो जहांगीर का जो नाम होता है सलीम होता है। ठीक है, सलीम। तो इसको प्यार से शेखू बाबा अकबर जो है शेखू बाबा कहते थे। तो
क्योंकि अकबर के जो गुरु थे वो थे सलीम चिश्ती, जिनके नाम पर इन्होंने जहांगीर का नाम सलीम रखा था। ठीक है, तो जो सलीम का टाइम पीरियड है वो 1605 से लेकर 1627 तक है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान जो है ये भारत का बादशाह रहा था, परंतु इसकी जो सबसे बड़ी कमी थी, ये वैसे तो काफ़ी अच्छा राजा था, अकबर के चलाए गए रास्तों पर ही इसने रूल किया, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी कमी थी, ये शराब बहुत पीता था और शराब पीने का बहुत आदी था, जिसकी वजह से इसकी और अकबर की काफ़ी बार जो है मतभेद और मनमुटाव होता रहता था। ठीक है, तो 1627 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसकी मृत्यु के बाद जो बादशाह बनता है वो बनता है खुर्रम। ठीक है, ये कौन है? ये जहांगीर का बेटा खुर्रम है। खुर्रम जिसे नाम दिया गया है शाहजहां। ठीक है, शाहजहां। ठीक है, तो ये शाहजहां के उपाधि से जो है गद्दी पर बैठता है, परंतु नाम इसका होता है खुर्रम। तो इसका जो टाइम पीरियड है प्यारे बच्चों वो है 1627 से 1757 तक। ठीक है, तो इसको जो शाहजहां है इसको याद किया जाता है स्थापत्य कला के लिए। इसका टाइम पीरियड स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां ने अपने समय में बहुत सारी चीज़ें बनवाई। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं ताजमहल इसने बनवाया, दिल्ली का लाल किला इसने बनवाया, जामा मस्जिद बनवाई, और भी कई सारी चीज़ें जो है इसने भारत में बनवाई। तो स्थापत्य कला के लिए इसको याद किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड है प्यारे बच्चों 1627 से 1657 तक है। ठीक है, तो इसके जो बेटे थे, इसके 4 पुत्र थे। ठीक है, इसके 4 बेटे थे। तो जब ये बीमार हो जाता है शाहजहां, तो इसके चारों बेटों में गद्दी को लेकर लड़ाई हो जाती है। ठीक है, इसके 4 बेटों में कौन कौन थे? एक दारा शिकोह, दूसरा औरंगज़ेब, मुराद बख्श और शाह शुजा। तो ये चारों बेटे आपस में गद्दी को लेकर लड़ पड़ते हैं, जिसमें जो औरंगज़ेब होता है वो अपने तीनों भाइयों को युद्ध में हराकर उनको मार देता है और अंतिम समय में दिल्ली का बादशाह बन जाता है। ठीक है, भारत का बादशाह बन जाता है फाइनल, अपने तीनों भाइयों को हराकर। और क्योंकि जो शाहजहां होता है ये नहीं चाहता औरंगज़ेब जो है वो भारत का बादशाह बने, क्योंकि शाहजहां जो है चाहता था कि इसका बेटा, जो सबसे बड़ा बेटा है वो दारा शिकोह, वो भारत की गद्दी पर बैठे। लेकिन औरंगज़ेब दारा शिकोह और अपने दोनों भाइयों को हरा देता है, उनको मार देता है, और जब बादशाह बनता है तो ये शाहजहां को कैद कर कर आगरा के किले में बंद कर देता है और अपनी मृत्यु तक शाहजहां वहीं पर बंद रहता है। ठीक है, और फाइनली मुग़ल सल्तनत का अगर मुग़ल साम्राज्य की बात करते हैं, शाहजहां के बाद जो बादशाह बनता है वो बनता है औरंगज़ेब। ठीक है, औरंगज़ेब इसका जो टाइम पीरियड है वो 1657 से लेकर 1707 तक का है। ठीक है, तो ये काफ़ी बोल सकते हैं कि ये काफ़ी कट्टर था, इस्लाम की बातों को काफ़ी फॉलो करता था। इसको कई सारी नाम से जाना जाता है, इसे जिंदा पीर भी बोला जाता है, इसे आलिमगर भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसने इस्लाम को काफ़ी फॉलो किया और इसने तलवार के बल पर काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि ये धर्म परिवर्तन पर भी काफ़ी ज़ोर देता था, जिसकी वजह से कई जो राजा थे, भारत के जो क्षेत्रीय राजा थे, वो इसके काफ़ी अगेंस्ट हो गए थे। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड था, अपने टाइम पीरियड में ये काफ़ी भारत में विद्रोह की वजह से उलझा रहा। शिवाजी जैसे शिवाजी हो गए हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह हो गए हैं, ये जो थे ये हमेशा इसको युद्ध में परास्त करते रहते थे। तो इसका जो बाकी जो समय था वो दक्कन में ही बीता था, और कहा जाता है कि दक्कन जो है वो इसके लिए नासूर बन गया था। ठीक है, तो जिसकी वजह से दक्कन कहाँ है? दक्कन हमारा साउथ इंडिया का पार्ट है। ठीक है, तो दक्कन में इसने अपना बाकी समय बिताया, जिसकी वजह से उत्तर भारत की जो इसकी राजधानी थी वहाँ पर क्या हो जाता है? वहाँ पर भ्रष्टाचार फैल जाता है और मुग़ल सल्तनत का जो है पतन होना शुरू हो जाता है। परंतु 1707 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु के बाद जो भी बाकी बादशाह आते हैं मुग़ल सल्तनत में, उन बादशाहों में कोई भी ऐसा बादशाह नहीं होता जो ताकतवर सिद्ध हो इनके जैसे, और अंत में मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे अपने पतन की ओर गिरता चला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसमें नॉलेज की चीज़ें थी। तो वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए बेटा, और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे बच्चों को शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर हम अगली और नॉलेजेबल चीज़ों के साथ। थैंक यू, जय हिंद।